मेरा नागपुर में दीक्षा भूमि होने के नाते अनेक बार आया हूँ। मानवर कांशीराम जी के मूवमेंट के साथ रहने के बावजूद उनके साथ मैं नागपुर में कभी नहीं आ पाया। पिछले साल भी मैं विजयदशमी के मौके पर, धम्म दिवस के मौके पर यहाँ पर था और ये धम्म दिवस के लगभग 1 माह पूर्व ही हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं नागपुर के कोई मेरी फॉलोइंग नहीं है, मैं यहाँ के लिए बिल्कुल ब्लैंक हूँ। और आप लोग पूर्व कैबिनेट मंत्री मुझे काफ़ी अटपटा लग रहा, क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। ये किसी का गिफ्ट है जो मेरे ऊपर चस्पा है। हमारी अपनी पहचान है कि मैं बाउंडेड लेबर का बेटा हूँ। शायद महाराष्ट्र में भी बंधुआ मजदूर होते रहे हैं, बराबर? मैं ठीक कह रहा हूँ? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बंधुआ मजदूर के बारे में सुने हैं? हाथ उठाएं क्या? क्योंकि मैंने काफ़ी बंधुआ मुक्ति आंदोलन के बारे में भी नागपुर और महाराष्ट्र और विदर्भ के इलाके से मैंने कहानियाँ सुनी हैं। तो मेरे फादर 20 साल तक जमींदारों के खेतों में बंधुआ मजदूर थे। उन्होंने अपनी लायकी के बल पर 1971 में तो 32 बीघा जमीन खरीद लिया। 100 रुपया बीघा जमीन मिल रही थी, तो कुछ बकरियां उन्होंने पाल रखी थी, वो बेची और बेच करके कुछ मेरी मम्मी का जेवर थोड़ा सा ही था, लाखों रुपए का नहीं था, तो बेच करके और वो ज़मीन खरीद ली। तो मजदूर से किसान की तरफ बढ़े। मेरी पैदाइश 1967 है। मैं उस समय 4 बरस का था। मुझे बहुत होशो हवास नहीं था। पढ़ाया लिखाया मैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पे चला गया। सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं लखनऊ में पढ़ रहा था। तो मानवर कांशीराम जी की जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जो मूवमेंट है, और एजुकेटेड यूथ को और एजुकेटेड एम्प्लॉय को जो उन्होंने अपील किया, पे बैक टू सोसाइटी, जिस समाज से निकल के आए हो उस समाज को देना है। तो मैं उससे प्रभावित हुआ और उनके साथ, उनके निर्देशन में हम लोग कुछ इधर उधर काम करने लगे। गांव देहात में मीटिंग करने लगे, साइकिलों से जाने लगे, पैदल जाने लगे। 1986 में मेरे बुंदेलखंड इलाके में एक असेंबली सीट खाली हो गई। मेरी उम्र उस समय 17-18 साल की थी, तो मेरी चुनाव लड़ने लायक नहीं थी, पर उन्होंने कहा कि जाओ उस सीट को तैयार करो। मुझे मंडल रिपोर्ट का कितना समर्थन मिला है सोसाइटी पर, उसकी रीडिंग लेनी है। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैं पिछड़े वर्गों के लिए लड़ रहा हूँ, तो कितने लोग हमारे इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो मैं वोटर के पैमाने से मापना चाहता हूँ। तो 1 साल उनके निर्देशन में लगातार, चूंकि सरकार डरी हुई थी, 6 महीने में इलेक्शन होना चाहिए था, फिर उन्होंने 6 महीने और बढ़ा दिए।
तो 1 साल का समय मिल गया, तो इसलिए मैं उनके निगाह में आ गया और फिर मेरे घर मेरे पिता से भेज करके कहा कि ये लड़का डोनेट कर दो। जुलाई 1987 में, तो जब मैं पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया तो 2 साथी सीनियर लीडर डॉक्टर रामाधीन जी अभी जिंदा हैं और आदरणीय प्रेम नारायण सचान कानपुर के अभी लातूर में रह के गए काफ़ी दिनों तक, और वो अभी 28 जनवरी को उनका निधन हो गया। कानपुर के रहने वाले 2 लोग गए और कहा हमारे पिता से कि ये लड़का कांशीराम जी के लिए दान कर दो। मेरे पिता ने कहा मेरा बुढ़ापा में क्या होगा, ये इंजीनियर बन जाएगा तो मेरा बुढ़ापा मजे से कटेगा। पर जिस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया गया, समझाया गया, तो रात में 2 बजे खैर उन्होंने हाथ पकड़ के कहा कि जब इतनी बड़ी बात है, कौम की मुक्ति की बात है, आज़ादी की बात है, तो मेरा जो होगा बुढ़ापे में मैं देख लूँगा, ये ले जाओ लड़का, मैं समर्पित करता हूँ। तो मैं पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में हमने काम किया। बुंदेलखंड और इलाहाबाद मंडल, अभी एक साथी मिले थे इलाहाबाद की चर्चा कर रहे थे, तो इलाहाबाद के इलेक्शन 1988 में तो 12 और करछना क्षेत्र में हम साइकिल यात्रा और पद यात्राओं से कमान संभाले हुए थे। कानपुर मंडल और फिर बाद में पूर्वांचल वगैरह में काम किया, हरियाणा पंजाब में भी हम लोग रहे। मैं एक ग्रास रूट का वर्कर हूँ। मैं समझता हूँ ये मेरी बड़ी पहचान होनी चाहिए और सामाजिक बदलाव के लिए तड़प रहा हूँ, छटपटा रहा हूँ। ये भी आपको इससे संप्रेषित होना चाहिए। ये मेरी मूल पहचान, कैबिनेट मिनिस्टर उधार की पहचान है। आप भी कह सकते हैं कि तुम तो बना दिए गए थे, उन्होंने कृपा से बनाया था। मुझे नहीं पता, वो हमारे कंट्रीब्यूशन के कारण, संघर्ष के कारण बनाया, पर ये मूवमेंट को हम रिवाइव करना चाहते हैं और ये मूवमेंट रिवाइव होनी चाहिए। मैं सोशल एजुकेशन मूवमेंट का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने एक गैदरिंग, इंटेलेक्चुअल्स की गैदरिंग नागपुर में, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष का केंद्र बिंदु रहा है, कर्म भूमि रही है, जिसको मानवर कांशीराम जी ने महाराष्ट्र में जितने उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया है, तो मैक्सिमम कॉन्फ्रेंस उन्होंने नागपुर में किया। तो इसलिए मैं आभारी हूँ। हमने उत्तर भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन एक कैंपेन चलाया है। संविधान के अनुच्छेद 21 का में लिखा है, जो फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 34 तक तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में है। तो उसमें 21 का है जो मूल अधिकार की श्रेणी में है, तो उसमें लिखा है कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को, उसमें नहीं लिखा है कि गरीब के बच्चे को, उसमें लिखा है सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा का प्रबंध सरकार को करना होगा। सरकार में दोनों आ जाते हैं, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पर सरकार ने तो 2 तरीके के स्कूल चालू कर रखे हैं। एक तरफ अमीरों के बच्चों के पढ़ने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, और दूसरी तरफ गरीबों के बच्चों के पढ़ने के लिए प्राइमरी स्कूल है,
और जो पूरे देश में आज आइडेंटिटी हो चुकी है, पहचान बन चुकी है प्राइमरी स्कूल की, कि मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ। और इससे जिनको हम आप पीछे छोड़ के आए हैं वो वर्ग प्रभावित हुआ है। इसलिए मैं सोशल एजुकेशन मूवमेंट के साथियों से भी विनम्रता से मशविरा करना चाहता हूं, केवल शिक्षा जरूरी नहीं है, एक समान शिक्षा जरूरी है, हमारी आवश्यकता है। जो इलीट क्लास है, जो एक्सप्लॉइटर क्लास है, शोषक वर्ग है, वो तो चाहा है युगों से कि मैक्सिमम लोग 95% आबादी केवल अशिक्षित ही न रहे बल्कि निरक्षर रहे, वो अक्षर ज्ञान भी ना उनको आए। महिलाएं और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी सबके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद किए। और आपसे ज़्यादा कौन जानेगा, हमने तो आपसे ही सीखा है, नागपुर से सीखा है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1848 से जो संघर्ष शुरू किया वो परवान चढ़ा, पर उनको परिवार से, बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया गया। तो जब उनकी बिरादरी ने उनको बहिष्कृत कर दिया तो उनके स्कूल कहाँ खुले होंगे, ये भी आप ही जानते होंगे। हमने सुना है कि जो अछूत लोग थे, मांग, महार और चमार, इन जाति के लोगों ने ज्योतिराव फुले का वेलकम किया, शेख फातिमा ने वेलकम किया और ये तय किया कि आप आइए। आपकी बिरादरी ने अगर आपको भगा दिया है, हटा दिया है, स्वयमेव नहीं हटाया है, गुरु लोगों के कहने पर हटाया है, तो आप परेशान ना हो, निराश ना हो, हमारी झोपड़ी में आपका स्वागत है। आप आइए, हमारे मोहल्ले में स्कूल खोलिए। तो आज भारत देश में ब्राह्मण के बाद दूसरे नंबर की इंटेलेक्चुअल क्लास है, तो हम अछूत लोग हैं, उसके पीछे ज्योतिराव फुले के संघर्ष का योगदान है। अगर उस संघर्ष को, उस कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं तो ही हम बहुजन समाज बना सकते हैं। अभी मैंने देखा पिछड़े वर्गों के लिए कुछ दिल्ली में बैठे हुए ज्ञानी लोग हैं, वो फैला रहे हैं कि मंडल रिपोर्ट बीपी सिंह ने लागू किया। मंडल रिपोर्ट को शिक्षा में फिर अर्जुन सिंह ने लागू किया। तो इससे शोषितों और पीड़ितों के बीच में कौन सा भाईचारा बनेगा? हमारी आवश्यकता है, हमारी जरूरत है, तोड़े हुए लोगों को अगर जोड़ना है तो अछूतों के बीच में प्रचार होना चाहिए कि आपके उत्थान के पीछे न केवल बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान है बल्कि छत्रपति साहू महाराजा और महात्मा ज्योतिराव फुले का भी योगदान है, पेरियार रामास्वामी नायकर का भी योगदान है। पिछड़े वर्गों में प्रचार होना चाहिए कि आप मंडल रिपोर्ट अगर लागू हुई है तो कोई ठाकुर बीपी सिंह ने हंसते हंसते नहीं लागू कर दिया है। 1984 से लेकर 1990 तक निरंतर उस संघर्ष में आप नागपुर के लोग भी शामिल रहे हैं। निरंतर मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा। ये क्रमबद्ध आंदोलन जो मानवर कांसीराम जी के अगुवाई में चला और 14 अप्रैल 90 से 31 मई 90 तक 48 दिन का दिल्ली के बोट क्लब में जो धरना चला, लाखों लोग एक साथ जमे रहे, तब जाकर के मंडल रिपोर्ट लागू हुई। और तब भी बीपी सिंह नहीं लागू कर रहे थे। तो 2 अगस्त 90 को मानवर कांसीराम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
कि अगर एक सप्ताह में मंडल रिपोर्ट लागू नहीं होती है तो 9 अगस्त 90 को देवीलाल की और मानवर कांसीराम की रैली होगी बोट क्लब पर और बीपी सरकार को चलता कर दिया जाएगा। तब जाकर के 7 अगस्त 90 को ही बीपी सिंह ने मंडल रिपोर्ट लागू करने की घोषणा की है। बीपी सिंह ने कोई हंसते हंसते मंडल रिपोर्ट नहीं लागू किया है। पिछड़े वर्गों की इस उपलब्धि के पीछे अछूतों का एक बड़ा योगदान है, कांसीराम जी के संघर्ष का एक बड़ा योगदान है। तब तो भाईचारा बनेगा। अगर हम यही प्रचार करते हैं कि नहीं हम सबसे ज्यादा पढ़ गए हैं, हम सामाजिक परिवर्तन के बड़े अगुआ बन गए हैं, पिछड़े वर्ग के लोग नहीं साथ देते हैं, तो भाई ये मूवमेंट तो पिछड़े वर्गों ने शुरू की थी। 1848 से 1922 तक तो ये पिछड़े वर्ग के 2 दिग्गज लड़ाई लड़ रहे थे। और आप लोगों ने हमें बताया है कि साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश ने 26 जुलाई 1902 को अपने रियासत में शूद्रों के लिए, समस्त अछूत और सछूत जातियों के लिए 50% आरक्षण घोषित किया, लागू किया। तो गेन कौन करेगा? जो एजुकेट होगा। और जब ज्योतिराव फुले के लोग अपनी बस्तियों में स्कूल ही नहीं खुलने दिए, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, तो स्कूल जिन्होंने खुलवाए, जिन्होंने पढ़ा, वही तो साहू महाराजा के राज दरबार में जॉब पाए होंगे। पिछड़े वर्ग के लोग कहां पाए होंगे? इसलिए अगर आज हम दूसरे नंबर की इंटेलेक्चुअल्स क्लास हैं, हम लाख करोड़ों की संख्या में थिंकर, फिलासफर, प्लानर, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर आज देश भर में हैं, तो उसके पीछे ज्योतिराव फुले और साहू महाराजा के संघर्ष का बड़ा योगदान है। और मंडल रिपोर्ट जो लागू हुई है उसके पीछे दलितों के संघर्ष का, मानवर कांसीराम जी के संघर्ष का एक बड़ा हाथ है। तो ये बातें जब इधर उधर फैलती हैं तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद बंधती है कि हम समस्त तोड़े गए लोगों को जोड़ने के मामले में आगे बढ़ सकते हैं। तो और शिक्षा के मामले में मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि आपने मुझे अवेक इंडिया दिया, मैं आपको अवेक करना चाहता हूं कि शिक्षा केवल नहीं, हमें एक समान शिक्षा चाहिए। जिन्होंने हजारों साल से शिक्षा रोकी है वो अब हमें मेसन बनने की शिक्षा देने को राजी हो गए हैं, वो हमें कारपेंटर बनने की शिक्षा देने को राजी हो गए हैं, वो हमारा स्किल डेवलपमेंट करने को राजी हो गए हैं, वो हमें लोहार बनाने को राजी हो गए हैं, हमें जूता बनाने की शिक्षा देने को राजी हो गए हैं। और जूता बनाने का भी बड़ा विज्ञान विकसित हो गया है दुनिया में। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम केवल कामगार ना बने रहें, हम राजपाट संभालने लायक बन सकें। तो एक समान शिक्षा हमारी नई पीढ़ी की आवश्यकता है और इसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय देश भर में 600 नहीं होने चाहिए, एक जिले में एक ही नहीं होना चाहिए। यह ऊंट के मुंह में जीरा है। जवाहर नवोदय विद्यालय 6 लाख गांवों के बीच में से कम 1 लाख जवाहर नवोदय विद्यालय बने और एक पब्लिक ओपिनियन, एक पब्लिक प्रेशर बिल्डअप हो, वो इस मोदी सरकार को ध्वस्त कर सकता है, एक जनमत बनता है। जिस तरीके से मंडल रिपोर्ट के आंदोलन ने दिल्ली सरकार को हिला दिया और हिल करके हिली हुई सरकारें लंबी समय तक बनती रहीं, लड़खड़ाती हुई सरकारें, और जैसे उन्होंने अपने आप को सस्टेन किया
और जैसे उन्होंने अपने आप को स्थायित्व किया तो अब उनकी पुनः मजबूत सरकारें बन रही हैं, क्योंकि हमने अब कुर्सी हिलाना बंद कर दिया है। हम पुनः अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए हैं। मांगने का आंदोलन, डिमांड मूवमेंट, हिलाने का, कुर्सी हिलाने का आंदोलन छोड़ दिया हमने, और अब हमने मांगने का, कटोरा लेने का आंदोलन शुरू कर दिया। तो कटोरा से नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन एक संविधान की कल्पना है और जो हमारी आवश्यकता है, और एक जनमत निर्माण करने का, बड़ी जनमत इसके लिए रजामंद है। लाखों करोड़ों की संख्या में जनमत रजामंद है। इस मारक क्षमता का ये मुद्दा है। रोजगार और संपदा के स्रोत में भी हमें समान हिस्सेदारी, अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्सेदारी, ये राजपाट और नौकरों के पोस्ट में नहीं, बल्कि ये संपदा के, प्रॉपर्टी के सेक्टर में भी हमें इस मुद्दे को ले जाने के लिए बाबा के चेलों को आगे बढ़ना होगा। इस मुद्दे को जनमत तैयार करना होगा, और जनमत हम तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही ये बातें मैंने कहना जरूरी समझा। आप सबकी रजामंदी चाहता हूं कि आप सब लोग इस बारे में सोच विचार करें कि वन नेशन वन एजुकेशन हमारी आज की आवश्यकता है या नहीं है, खास करके जब वन नेशन वन इलेक्शन में हमें फंसाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है। देश वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से बाइपोलर करने की योजना बन रही है कि इसको द्विदलीय शासन प्रणाली में तब्दील कर दिया जाए। जो हमारा बहुरंगी लोकतंत्र है, जो कमजोरों के भी डेलीगेट लोकसभा और विधानसभा में जीत के जा सकें, तो हमारे बाबा का जो सपना था, तो हमारे गरीबों के नुमाइंदे वहां पहुंच सकें। तो जब वोट की बिकवाली चालू हुई तो गरीबों के नुमाइंदे जीत के लोकसभा में जाएं, विधानसभा में जाएं, ये तो दूर की बात है, हम अपने बाबा को ही नहीं जिता सके। भंडारा से, बंबई से और नागपुर के आसपास जहां से वो लड़ रहे थे, तो वहां से भी बाबा साहब अम्बेडकर को जिता के हम संविधान सभा में नहीं पहुंच सके। जब वोट की बिकवाली नहीं चालू हुई थी तो 1936 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने बंबई असेंबली के लिए 13 लोग जीत के आ गए। मुझे बताया गया कि शायद 16 या 17 लोग खड़े किए, और 16-17 लोगों में से 13 लोग ही जीत गए। ये बड़ी उपलब्धि थी, लगभग 80% सक्सेस की उपलब्धि थी। तो जो लोग हमें सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की उपलब्धि देख के घुइयां छीलते रहेंगे? नहीं, वो घुइयां नहीं छीलेंगे। उन्होंने प्रबंध किया, और प्रबंध किया कि वोट की बिकवाली अगर चालू कर दी जाए तो भारत की डेमोक्रेसी, जो दुनिया की डेमोक्रेसी जैसी है, मास बेस्ड डेमोक्रेसी है, जनता के द्वारा चलने वाली लोकतंत्र है, इसको अगर हम मनी बेस्ड डेमोक्रेसी बना दें, मनी माफिया मीडिया धन आधारित लोकतंत्र में तब्दील कर दें, तो फिर ज्यादा संख्या वाले लोग हारते रहेंगे और अल्पजन लोग जीतते रहेंगे। धन संपन्न लोग जीतते रहेंगे, धनवान लोग जीतते रहेंगे, और ज्यादा संख्या वाले निर्धन लोग हारते रहेंगे। बाबा का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। मैं भी जब होश संभाला तो मुझे भी लोगों ने कहा कि चुनाव धन से होना चाहिए। धनवानों के धन का सहारा लेकर, धन के बल पर धनवानों को जिताकर जो हुकूमत बनेगी वो धनवानों के काम आएगी या निर्धनों के काम आएगी? मैं आपसे जवाब चाहता हूं। मैं फिर सवाल खड़ा कर रहा हूं। धनवानों के धन का सहारा लेकर, धन के बल पर धनवानों को जिताकर जो हुकूमत बनेगी वो धनवानों के काम आएगी या निर्धनों के काम आएगी? वो तो धनवानों के काम आएगी। और आपकी नैसर्गिक
आपकी नेचुरल प्राकृतिक पुकार जो आपके मन से उठती है, आपकी संवेदनाओं से उठती है, वो तो निर्धन के कल्याण की है, लोक कल्याण की है। मैं कम से कम अम्बेडकराइट को समझता हूं कि प्रत्येक के मन में पुकार उठती है कि हमारे निर्धन लोगों का कल्याण होना चाहिए। मैं बराबर बोल रहा हूं? तो फिर आप जो रास्ते पर चल रहे हैं, जो आपने टूल्स और जो रास्ता चुन लिया है, वो निर्धन के कल्याण का कहां है? वो तो जिस तरीके के आपने लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया है, जिस तरीके के लोकतंत्र का भारत में विकास हुआ है, उसमें निर्धन का कल्याण कहां है? उसमें तो धनवानों का ही कल्याण है। इसलिए मानवर कांशीराम जी ने ये ट्रैक बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये ट्रैक जो मनी बेस्ड डेमोक्रेसी है, मनी माफिया मीडिया बेस्ड डेमोक्रेसी है, जहां गरीबों के वोटों को खरीदा जाता है, लूटा जाता है, ये कोई लोकतंत्र नहीं, ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसलिए उन्होंने ये तहैया किया कि मैं निर्धनों के लोकतंत्र को कामयाब बनाऊंगा। ये संकलन का प्रकाशन, ये हमारी एक आवश्यकता थी। क्यों? कि जब 2007 में मैं कैबिनेट मंत्री था, तो दिल्ली में बहुजन संगठक का कारोबार देखने वाले एक साथी ने आके मुझे कहा कि जो बहुजन संगठक छपते थे दिल्ली से 5323 हरदयान सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली से, और पहाड़ी धीरज मुद्रक था वहां से जो छपते थे, तो वो 2004 में ही जैसे मानवर कांशीराम जी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा और वो बिस्तर पे चले गए, तो उनकी बोलती बंद हो गई, वो बोलने लायक नहीं रहे, तो फिर वो जला दिए गए। मैं बहुत अचंभित हुआ कि वो क्यों जला दिए गए। तो फिर वही आदमी ने बताया कि वही नहीं, नागपुर में बहुजन नायक मुख्यालय में जो रखे थे, वो भी दिल्ली से आदमी भेजे गए और यहाँ के प्रबंधकों को फुसला करके कि अगर आपको अपने नेता को जेल जाने से बचाना है तो ये जला दीजिए। तो अब ये तो आप ठीक से जानते होंगे कि वो मुझे खबर सही है गलत है, तो बहुजन नायक कार्यालय में जो रखे थे वो भी जला दिए गए। मुझे एक इंचार्ज बताए कि हमने कलकत्ता में जो रखे थे जलाए, अपने हाथों से जलाए, हमें आदेश मिला कि ये जला दीजिए। मुझे गाजियाबाद में साथी रहते हैं और एक आगरा में साथी रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में रखे थे, तो वहां भेजा हमें और कहा कि जाकर के इसको जला दो, अन्यथा हमें वर्ग संघर्ष के आरोप में जेल हो जाएगी। तो हमने अहमदाबाद में जाकर के जला दिए। तो मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत चिंतित हुआ कि आखिरकार ये क्यों जलाए जा रहे हैं। बहुजन संगठक जिसमें मानवर कांशीराम जी के भाषण छपते थे और भी लेख छपते थे, पर प्रधानता के साथ मानवर कांशीराम जी के निर्धनों के लोकतंत्र को कामयाब बनाने वाली तरकीबें छपती थीं, नुस्खे छपते थे, जिनके नुस्खे वो जन जन में उन्होंने फैलाए। और जब पहला चुनाव आया तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को तैयार करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैंने दिल्ली में खबरें और चर्चा सुनी है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, जिसके पैसा ना हो चुनाव नहीं लड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए, दिल्ली का बादशाह होने के लिए, बाबा का सपना पूरा करने के लिए तो चुनाव जीतना और धनवान होना जरूरी है, धन हो वही जीतेगा। तो इसलिए मानवर कांशीराम जी ने कहा कि निर्धन लोग कैसे चुनाव लड़ सकें, निर्धन लोग कैसे चुनाव जीत सकें, ये तो मुझे फील्ड में जाके बताना होगा। अगर हाउस में क्लासेज में बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगी। बीज कितना ही प्रबल क्यों ना हो,
उसकी प्रामाणिकता साबित नहीं होती है जब तक कि वो फार्म में, नर्सरी में न जाए। वो फार्म में जाता है, नर्सरी में बीज जाता है, अंकुरण को प्राप्त करता है, पौधा बनता है, आगे बढ़कर वृक्ष बनता है, लाखों बीजों को जन्म देता है, तो प्रमाणित होता है कि ये बीज असली बीज है। इसलिए मान्यवर कांशीराम जी ने तय किया कि मुझे जांजगीर छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास की धरती से, जहां उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट को आगे बढ़ाया, समानता के आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो वहां से निर्धन लोग कैसे चुनाव लड़ें। तो आप सब लोग, अब बोरकर साहब से ज़्यादा उनके सामने कुछ कहना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। हमने भी मान्यवर कांशीराम साहब से सीख करके, बोरकर साहब से सीख करके, फिर मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड को मिला जुला करके तो हजारों किलोमीटर की साइकिल यात्राएं वहां हमने किया। मान्यवर कांशीराम जी ने कहा कि निर्धनों को कामयाब होना है, बाबा के सपनों को कामयाब बनाना है, तो निर्धनों को अपने ताकतों को पहचानना होगा। हमारे पास क्या ताकत है? नंबर एक जो दिखाई देती है, आप सब उसके जानकार हैं कि जनशक्ति है हमारे पास। दूसरी ताकत दिखाई देती है कि बैलेट पावर है हमारे पास। मान्यवर कांशीराम जी ने हिडन पावर है, जो छुपी हुई ताकतें हैं, उसको पहचान किया कि आपके पास एक ताकत और है जिसमें आपका दुश्मन कमजोर है और आप भारी हो। वो ताकत है परिश्रम की ताकत, मेहनत का बल। इस ताकत के बल पर, इस मैदान पर, इस अखाड़े में आपका दुश्मन नहीं जीत सकता है, आप ही जीतेंगे। तो परिश्रम बल को उन्होंने बड़े पैमाने पर मल्टीपल करके यूटिलाइज किया, हजारों नौजवानों के मन में जज्बा पैदा किया। हम जो इंजीनियर बनने जा रहे थे तो डाइवर्ट हुआ मन और साइकिलिस्ट बन गए, पेंटर, वॉल पेंटर बन गए। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास हैंड्स ज़्यादा हैं, आपके पास हाथ ज़्यादा हैं, तुम्हारे दुश्मन के पास हाथ कम हैं। तो हाथों से हमने कहा कि क्या करना है, हाथापाई करना है क्या, गला दबाना? उन्होंने कहा नहीं, हाथापाई नहीं करना है। 1 अप्रैल 1988 इलाहाबाद का तेज बहादुर सप्रू मार्ग, बंगला नंबर 4, बड़ी सी दीवार थी, हम 50 लोग कोई रहे होंगे। तो उन्होंने एक डब्बा उठाया नील घोरी, और नील घोर करके एक ब्रश उठाया और उन्होंने कहा देखो ये मेरा हाथ देख रहे हो? तो कहा हाँ साहब ये हाथ है। तो हाथ से उन्होंने लिख दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोले हाथ से देखो हाथी बन जाता है। और एक बड़ा सा हाथी उन्होंने हमारे आंखों के सामने देखते देखते बनाया। हम लौट के अपने इलाके में आए तो नील खरीदने के पैसे नहीं थे, महंगी मिलती थी, तो हमने वो लाल वाली गेरू खरीदी। ब्रश खरीदने के पैसे नहीं थे, पैसे में मिलती थी, तो हमने जंगल से खजूर काटा, खजूर को पुलिया में रख के कुचल दिया और उससे ब्रश बनाया और दीवालों में लिख दिया बीएसपी आई है, नई रोशनी लाई है, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और ऐसे जन आंदोलन बन गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दुश्मन के पास मुंह कम है, आपके पास मुंह ज्यादा है। हमने कहा कि मुंह से क्या करना है साहब, क्या किसी को काटना है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुंह के अंदर जीभ है, वाणी है। इस वाणी से दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई हैं इस वाणी से हुई हैं। अगर इस वाणी में मधुरता घोल दी जाए, कड़वाहट खत्म कर दी जाए, दुखरौना बंद कर दिया जाए। मैं बहुत डर रहा था जब अकेला जी दुखरौना रो रहे थे। अरे दुखरौना रोना बंद करें, लायकी पैदा करें हम लोग अपने अंदर।
मधुरता लाएं तो लोग आपके साथ बिखरे हुए लोग जुड़ते जाएंगे। मान्यवर कांशीराम जी की गरीबों को कामयाब बनाने वाली, गरीबों को भारत का हुक्मरान बनाने वाली टेक्निक जन जन तक फैल करके कामयाब न होने पाए। धन वाला लोकतंत्र पुनः आ जाए। वोटों की रिटेल सेल मान्यवर कांशीराम जी बंद कराने में कामयाब हुए। उन्होंने हमें एक हमारे मॉरल अथॉरिटी को हाई लेवल पर ले गए, हमारे स्वाभिमान को जगाया और हमारी अनमोल ताकत को हमारे स्वाभिमान से कनेक्ट किया, जोड़ा। उन्होंने कहा कि वोट अनमोल है, बहन बेटी की इज्जत के समान है। वोट अनमोल है, बहन बेटी की इज्जत के समान है। जो वोट बेचे समझो बहन बेटी की इज्जत बेचे। वोट और बेटी बेची नहीं जाती है, बल्कि इज्जतदार लायकवर आदमी को सौंपी जाती है। वोट बेचना बंद करो, जो ना माने बिरादरी में उसका हुक्का पानी बंद करो, सोशल बाइकाट करो। जहां जहां के लोगों ने इस सूत्र को आदर्श वाक्य समझ करके और जन जन तक ले गए, उन गांवों में वोट की बिकवाली बंद हो गई। जब वोट की बिक्री बंद हुई तो धनवानों का जीतना ड्रॉप हो गया और गरीबों का, दलितों का, अछूतों का जीतना, और अछूतों के जो को सफरर सह दुख भागीदार लोग हैं। आप अकेले दुख में भागीदार नहीं हैं, आपके साथ को सफरर भी हैं। इसलिए दुखिया दुखिया भाई भाई। तो मान्यवर कांशीराम जी ने कहा कि तुम मार खाते हो। तो हमने कहा मजबूरी है साहब, मार खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम मार खाते हो इसीलिए तो मारते हैं तुम्हें। तो और तुम मार इसलिए खाते हो कि तुम किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते हो, किसी को साथी नहीं बनाते हो। तो मैंने कहा कि साहब हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा तुम्हें काछी मारता है। मैंने कहा नहीं साहब वो तो नहीं मारते। कुम्हार मारता है। मैं कहा नहीं मारते। उन्होंने कहा कि केवट मारता है तुम्हें। हम कहा नहीं वो नहीं मारते। तो उन्होंने कहा गडरिया मारता है। मैं कहा नहीं वो भी नहीं मारते। तो उन्होंने कहा जो नहीं मारता उससे दोस्ती कर लो। जब न मारने वाले जो साथी बन जाएंगे तो फिर तुम्हारी मार कुटाई बंद हो जाएगी। हमारे भेजे में बात घुसी और हम लौट के गए तो एक केवट को तैयार किया, एक कुम्हार को तैयार किया, गडरिया को तैयार किया, काछी को तैयार किए और बहुजन बन गया। और इन सभी को 1991 में विधायक जिता के हम ले गए। तो हमने कहा उनसे, बहाना मारा कि साहब इनमें नेता ही नहीं है। तो उन्होंने फिर 2 थप्पड़ मारे और कहा कि इनमें नेता तो नहीं है, तो ये दद्दू प्रसाद की नालायकी है। इनमें लीडरशिप तैयार करना दद्दू प्रसाद की ड्यूटी है। तो इनमें नेता नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारी ड्यूटी है। तो हमें बाबू रामाधीन जी के साथ इटावा का 6 महीना पहले इंचार्ज बनाया और कहा जाइए, मैं अभी तक लोगों को तैयार करने के लिए चुनाव लड़ता था। मेरा सपना था कि जब तक 55 एमपी के जीतने की ताकत मेरे पास ना हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने लायक मेरी एबिलिटी ना हो, तब तक कांशीराम को पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए। क्या करूंगा जाके, मच्छी मारूंगा। पर अब जब चारों तरफ से मेरे साथ साजिश हो रही है, पूर्वी दिल्ली जिसको मैंने अपना निर्वाचन क्षेत्र बनाया, तो 18 महीने पहले वोट पड़े थे, तो वहां मुझे 82,000 वोट मिले और मुझे हाथी भी नहीं मिला। आरपीआई वालों ने हाथी छीन लिया। तो मुझे ऊंट मिला, मैं ऊंट से लड़ा, पर 82,000 वोट मिले। और अभी मुझे हाथी मिल गया है, अभी मुझे 10,000 वोट मिले हैं। तो उन्होंने हमसे कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, ऐसे ही कहा जैसे मैं आपसे कहता हूं। उन्होंने कहा कि आपको मैं कलमुहा नहीं लगता, मेरा मुंह काला नहीं हो गया है।
मेरे पहले 82,000 वोट थे, अब 10,000 हो गए। मेरे पहले 3 MP थे, अब एक भी नहीं है। मेरे पहले 13 MLA थे यूपी में, सब हार गए, एक ही जीता है। नई जगह से 11 लोग जीत गए हैं। तो मैं कलमुहा नहीं हूं आपको। मेरे सामने दिल्ली के लोग आए मिलने, तो डंडा लेके और बनियाइन और तहमत पहन करके और ले डंडा लेके गेट तक दौड़ा लिया, भाग जाओ मेरे सामने से, बिकाऊ माल नहीं चाहिए मुझे। मुंह काला करते हो मेरा, और मुंह काला करते फिर मिलने भी आते हो। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे तो बस्ते ही नहीं लगने दिए। वोट डालने का मैं तो दूसरों के ऊपर छोड़ के गया और घूमता रहा दूसरों को जिताने के लिए, तो मेरे ही 82,000 वोट से 10,000 पर आ गए। इसलिए अब मुझे जीतना ही है, अब मुझे जीतने के लिए लड़ना है। तुमने कहा साहब तो चुनाव हो चुके, अब कहां से जीतना है? उन्होंने कहा जो सीटें उत्तर प्रदेश में काउंटर माइंड हो गई हैं, जहां इलेक्शन TN सेशन ने रद्द कर दिया है, तो वो पहले 540 का ऑप्शन, अब मेरे पास ऑप्शन 3 का है। 3 सीटें हैं, उनमें से एक जगह से मुझे लड़ना है और इटावा से लड़ना है। आप लोग जाइए, इटावा को तैयार कीजिए, दुखिया दुखिया भाई भाई की एकता बनाइए और सुखिया को मत शामिल करिएगा। सुखिया तुम्हारे बीच आ जाएगा तो दुखिया का खेल खराब हो जाएगा। तो हम लोगों ने वैसा ही किया, जैसा सिखाया वैसा किया, और पहली बार हम अपने रहबर को, अपने मार्गदर्शिता को 18 नवंबर 1991 को तो दिल्ली की बड़ी पावर हाउस में जिताकर भेजने में कामयाब हुए। तो इसलिए हमें लगा कि उनकी जो निर्धनों को चुनाव लड़ाने की, निर्धनों का लोकतंत्र कामयाब बनाने की तरकीब है, उसको भारत का शोषक वर्ग खत्म कर देना चाहता है। इसलिए बहुजन संगठक जलाए गए। मैं चौकन्ना हो गया। मैंने अकेला जी से विनती किया और मैं आभारी हूँ अकेला जी का कि उन्होंने हमारी विनती कबूल किया। मैं पिछले 8 साल से बहुत लोगों से विनती कर रहा हूँ कि मानवर कांशीराम साहब की कंप्लीट बायोग्राफी कोई नहीं लिख सका। मानवर कांशीराम जी की कंप्लीट उनके ही भाव को दर्शाती हुई, उनके तौर तरीके को दर्शाती हुई बायोग्राफी, ज्ञानपूर्ण बायोग्राफी नहीं, भावपूर्ण बायोग्राफी, भावपूर्ण जीवनी लिखे जाने की आवश्यकता है। तो 8 साल में इसलिए मैं अकेला जी की महत्ता और बढ़ जाती है कि मुझे वो सम्यक प्रकाशन वाले ने कहा कि आपने हमें बताया होता तो हम ये काम कर डालते। तो मैं कहा कि आप इतनी शिद्दत से नहीं कर सकते थे। वैसे भी आपके पिताजी साहब से सहमत नहीं थे, साहब के खिलाफ ही थे वो। तो और आप अपने इतनी शिद्दत से नहीं कर सकते थे। जो एडिटिंग का काम है, प्रूफ रीडिंग का काम है, आंखें खराब करने का काम है, अपने शरीर की कमर को लचकाने का काम है, ये आप नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं माननीय अकेला जी की इस बड़े संघर्ष की तो ये काम शुरू हुआ। फिर तभी खबर आई कि अंबेडकर टुडे के संपादक को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमारी सरकार में जेल में डाल दिया गया है। फिर खबर आई कि बहुजन चेतना मंडप में जो तीसरी आज़ादी हजरतगंज लखनऊ में रखी हुई थी कैसेट, वो जब्त कर ली गई हैं। यादकरण याद को तगड़ी घुड़की पिलाई गई है कि और आर्य नीत का भंडाफोड़, सच्ची रामायण की प्रतियां जब्त कर ली गई हैं। तो फिर ये लगा कि शायद ये सरकार के रहते हुए कांशीराम जी के भाषणों का प्रकाशन हो, ये संभव नहीं होगा। तो 2012 में फिर अप्रेस्ट इंडियन में मानवर कांशीराम के संपादकीय लेख और का प्रकाशन हुआ। फिर मानवर कांशीराम जी के लोकतंत्र को कामयाब बनाने वाले, निर्धनों का लोकतंत्र। मैं जब लोकतंत्र बोलता हूं तो मुझे लगता है कुछ अधूरा रह गया।
कहीं कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं गरीबों का लोकतंत्र कहता हूं। गरीबों का लोकतंत्र कामयाब हो तभी तो बाबा का सपना पूरा होगा। धनवानों का लोकतंत्र कामयाब हो तो मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरे जात बिरादरी के धनवान इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की लड़ाई लड़ेंगे। ये तो आपको ही लड़ना होगा और आप अपनी गिनती कोई धनवानों में ना करें। आप खाते पीते लोग हैं बस, और कुछ नहीं। आप में से अनेक को 50,000 रुपया के पेंशन मिल रही होगी, अनेक को आपको 60-70 हजार रुपया आपको अभी तनख्वाह मिल रही होगी। ये बाबा का ही करिश्मा है। इसलिए अभी भी जो लोग रिटायर हो रहे हैं, मुझे रिटायर होने के बाद बता रहे हैं कि बाबा ने बड़ा हमारे लिए प्रबंध करके गए। अभी भी 80,000 रिटायर होने के बाद भी 80,000 1 लाख रुपया महीने में हमारे खाते में आ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये बड़ा उपयोग है, इसको हम उपयोग कर सकते हैं। पर निर्धनों के लोकतंत्र को कामयाब बनाना और वो मानवर कांशीराम जी के तौर तरीके पर चल करके रिटेल सेल मानवर कांशीराम जी बंद करा गए तो दुश्मन ने नया रास्ता खोल लिया। जब वो 16 दिसंबर 1993 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ब्रह्म विहीन सरकार बनने के बाद, ब्रह्म मुक्त सरकार, 4 दिसंबर 1993 को ब्रह्म मुक्त सरकार बनी, मानवर कांशीराम जी ने मुलायम सिंह यादव से कहा कि देखो भाई, मुझे यहाँ के बाद अब तमिलनाडु जाना है। पेरियार की धरती है वो, और पेरियार ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन खुलेआम चला रखा वहाँ पर द्रविड़ कजगम के बैनर से। तो मुझे वहाँ बोलना है कि पेरियार का काम मैंने आर्यावर्त में कामयाब बना दिया है। पेरियार जैसा तमिलनाडु में कामयाब बनाए वो मैंने ब्रह्म प्रदेश आर्यावर्त जिसको कहा जाता है उधर कामयाब बना दिया है। तो आपके पास 17 विधायक ब्राह्मण हैं, तो उनको कैबिनेट में नहीं रखना है, तभी तो मैं बोल पाऊंगा। अगर आप कैबिनेट में रखोगे या मंत्री परिषद में रखोगे तो जो मैं बोलूंगा वो झूठा साबित होगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो खैर 4 दिसंबर 93 को जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें कोई ब्राह्मण नहीं था। तो अखबारों ने छापा कि ब्राह्मण साफ, ठाकुर हाफ और बनिया माफ। कांशीराम ने बनिया को माफ कर दिया और ठाकुर को कट किया, हाफ कर दिया, और ब्राह्मण को साफ कर दिया। तो 16 दिसंबर 93 को विधानसभा में विश्वास मत के दौरान वो पीटे गए, उनका खून बहा। खून बही हुई फोटो यूपी की और देश भर के अखबारों में छपी तो वो चौकन्ना हो गए। दिल्ली में पूरा ब्रह्म पंचायतें हुई और ये तय हुआ कि अगर हम सरकार नहीं बनाएंगे तो हम मारे जाएंगे। अंग्रेज इसीलिए भाग गए यहाँ से, क्योंकि बिना सत्ता के रहते तो मारे जाते, बिना सत्ता के अगर हम रहेंगे तो मारे जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई सरकार कैसे बने, वोट कम है हमारे पास, 15% वोट हैं, और इसमें भी कुछ ईंटें खिसकने की जुगाड़ में हैं कि जिधर सत्ता है उधर चलना चाहिए। बीपी सिंह पहले खिसक चुका है। तो उन्होंने कहा कि हमें वोट खरीदना होगा। वोट का 5 रुपए में नहीं, 500 रुपए में, 5,000 में एक वोट खरीदा जाए। पैसे की कोई कमी नहीं है। कमी पड़ेगी तिरुपति बालाजी से मंगा लेंगे, शिरडी के साईं बाबा के यहाँ से मंगा लेंगे। तब उन्होंने तय किया कि वोट कैसे खरीदेंगे। कांशीराम ने ना बिकने वाला समाज बना दिया है। नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, ये ना बिकने वाला समाज बन गया है। तो हम वोट खरीद कैसे पाएंगे, बिकाऊ ही नहीं है, माल बिकाऊ नहीं है। तब उन्होंने कहा कि कांशीराम की जो एबिलिटी है वो मास लेवल पर है, पर्सन लेवल पर नहीं है। अगर हम कांशीराम ने वोटों की बिकवाली, जनता के वोट की बिकवाली बंद कराई है,
पर वोट इकट्ठा है एक जगह, जागा हुआ वोट, ना बिकने वाला वोट, इकट्ठा हो चुका वोट बोरे में भर के इकट्ठा है। तो अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वोट को बिकवाने का प्रबंध करें तो हमारी जीत का रास्ता खुल सकता है। संघ परिवार के एजेंडे के जीत का रास्ता खुल सकता है, अन्यथा कांशीराम ने हमें परमानेंट ब्लॉक कर दिया है। तो रिटेल सेल बंद हुई, होल सेल चालू हुई और परिणाम आपके सामने है। आप वोटों की होल सेल को चलते हुए हुक्मरान बनने का सपना नहीं देख सकते हैं। हुक्मरान छोड़िए, आप सरपंच बनने का सपना नहीं संजो सकते हैं। इसलिए रिटेल सेल बंद रहे, इसका रिवर्स चालू हो गया है। लंबे समय तक अगर इकट्ठा हुए वोटों की बिकवाली चालू रहेगी तो इसका रिवर्स हमने उत्तर प्रदेश में देख लिया है। मास का वोट बिकना चालू हो गया है, जनसाधारण का वोट बिकना चालू हो गया है, क्योंकि लोगों को जाके अब खरीदार समझा रहा है कि आप नहीं बेचेंगे अगर वोट तो हम आपके मालिक से खरीद लेंगे, आपका मालिक से खरीद लेंगे, अगर नहीं तो अच्छा है कि 100 रुपए में 500 रुपए में तुम ही बेच दो। तो पार्षद के इलेक्शन में, नगर पालिका के इलेक्शन में, जिला पंचायत के चुनाव में ये रिवर्स मोड में आते देखा है। इसलिए बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। संविधान बचाने की बात चिंताजनक है। मैं ज्यादा देर अब आपके ऊपर बोझा ना बनते हुए आपसे आह्वान करते हुए कि इस बारे में आप लोग तो ये पुनः फिर ये 12वां खंड प्रकाशित हुआ है और प्रकाशित करके ये आपके सामने है। मैं आज कह ही रहा था कि नागपुर में आपने रखा इसको, तो ये तो आपने बड़ा साहस का काम है, पर आप लोगों को बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर के, तो मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि हमारी दिली आकांक्षा है कि ज्योतिराव फुले, साहू पेरियार और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को कामयाब बनाना है तो मानवर कांशीराम जी के आंदोलन को कामयाब बनाना होगा। उनके तौर तरीके को, चूंकि नियरेस्ट हमारे वही हैं, निकटतम अभी 20 साल हुए हैं गए हुए, तो निकटतम वो हमारे हैं, उनसे हम उस मूवमेंट को लेकर के रिवाइव कर सकते हैं और इस देश में लोकतंत्र को कामयाब बना सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन एक षड्यंत्र है कि ये बाइपोलर करना चाहते हैं, द्विदलीय शासन प्रणाली, जिसमें जो छोटी पार्टियां हैं, मझोली पार्टियां हैं, नई पार्टियों के डेवलप होने की संभावना है। सीआरपीसी आई, फिर एविडेंस एक्ट आया, तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो हमारे लॉयर्स यहाँ बैठे हैं वो ठीक से जानते हैं कि आईपीसी बिना सीआरपीसी के अधूरी है और एविडेंस एक्ट के बिना तो आईपीसी और सीआरपीसी और जुडिशरी अधूरी है, कुछ हो नहीं सकता है। तो इसलिए वो उसको लागू करना चाहते हैं और उसमें बदलाव ला रहे हैं और उनके नाम बदल दिए हैं। अंदर कितना मसाला बदला है ये तो अभी प्रख्यापित होने के बाद और जब हमारे सामने आए तो उसको देखा समझा जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्रूशियल, बहुत ही संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं। अगर आप हृदय के कमजोर हैं तो आप भयभीत हो सकते हैं, पर आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं तो आप संकट से निपटने के रास्ते भी खोज सकते हैं, आप मुकाबला करने को भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमें अपने अंदर की सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के होगा और जन जन तक पहुंचने के लिए एक बात और कह करके, जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें 23 नवंबर 1950 को हमें रास्ता दिखा के गए हैं कि अगर आपको चतुर्वर्णीय समाज व्यवस्था बरकरार रखनी है तो राजनीति में, लोकतंत्र में चरित्रहीन, अन्यायी, जुल्मी और क्रिमिनल लोग उपयोगी हैं। अगर वर्ण व्यवस्था को मजबूत रखना है,
अगर गैर बराबरी की व्यवस्था को बनाए रखना है तो चरित्रहीन, दारूखोरा लोग, शराबी लोग आपके लिए उपयोगी हैं, क्रिमिनल लोग आपके लिए उपयोगी हैं। वो अन्याय की व्यवस्था को मजबूत रखेंगे, बनाए रखेंगे, गैर बराबरी की व्यवस्था को मजबूत रखेंगे। पर अगर आपको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी है, बौद्धमय भारत का निर्माण करना है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की लोकसभा, विधानसभा में शीलवान, चरित्रवान लोगों का जीत के जाना जरूरी है। इसलिए हमें शीलवान नायक की जरूरत है, चरित्रवान नायकत्व की जरूरत है। शील विहीन, चरित्रहीन नायक कोई भी परिवर्तन का आंदोलन नहीं चला सकते हैं जब वो सीबीआई और ईडी के जाल में और क्रिमिनल अफेंस में पहले से फंसे हुए हैं, क्राइम के केसों में पहले से फंसे हुए हैं। तो शील वंचित लोग, इसीलिए आपने देखा होगा जब सरपंच का इलेक्शन होता है गांव में, तो हम तो माइनॉरिटी है गांव में, शेड्यूल कास्ट के लोग, हम 25%, 30% आबादी है हमारी, तो हम अपने संघर्षशील, जुझारू, चरित्रवान आदमी को खड़ा करते हैं कि इसको गांव का सरपंच जिता देंगे। पर जो शोषक वर्ग है, जो आपकी ताकत को दबाना चाहता है, वह आपके बीच से ही एक छिनरा, एक चरित्रहीन और शराबी जुआरी को तलाश करते हैं और उसको खड़ा कर देते हैं। खड़ा करके अपने सारे वोट उसके खाते में डाल देते हैं और आपके बीच से 20 कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। आपका वोट 20 जगह डिवाइड हो गया और उनका वोट एक जगह पड़ गया। तो मेरी जात बिरादरी का चरित्रहीन आदमी, क्रिमिनल आदमी, दारूखोर आदमी मेरे दुश्मनों के लिए उपयोगी है। उसके कठपुतली बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं, चमचा बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं। एक स्वाभिमानी आदमी, अपने पैरों पर खड़ा हुआ चरित्रवान, शीलवान आदमी जीतेगा तो उसके चमचा और कठपुतली बनने की संभावनाएं नगण्य हैं। इसलिए सारे सरपंच की सीटों पर जुआरी, शराबी जीत जाते हैं और आप देखते रहते हैं। ये पूरे देश का हाल है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का भी और यहाँ महाराष्ट्र का भी मुझे पता है। तो इसलिए यही तो देश की राजनीति में वो कर रहे हैं। और आपके बिना डिमांड के 119 चमचे थे, 119 चमचों की संख्या बढ़ा करके बिना डिमांड के, बिना किसी मेमोरेंडम के 131 कर दिया है। 2009 के लोकसभा चुनाव में हमारे रिजर्व सीटों से जीते हुए डेलीगेट ट्राइबल से 40 लोग और 79 शेड्यूल कास्ट से जीते थे 119। तो किसी ने कोई डिमांड नहीं किया है। पर 2011 के जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हुए और यह संख्या बढ़ाकर के 119 से 131 कर दिया है। चूंकि आपके वर्ग के चमचे उनके लिए लाभकारी हैं, उनके सरकार को स्थिर सरकार बनाने में बड़े उपयोगी हैं। वो कोई डिमांड नहीं कर सकते। वो कैसे लोग हैं आप खूब जानते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस से होंगे, 2-4 लोग देख ही रहे होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भविष्य के लिए मेरे समाज का ही लीडर नहीं चाहिए, मेरे समाज का शीलवान, चरित्रवान नायकत्व चाहिए। तभी हम सामाजिक बदलाव के आंदोलन को धार दे पाएंगे। इसलिए हड़बड़ाएं नहीं, फड़फड़ाएं नहीं, घबराएं नहीं। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कुछ लोग तो मजबूत करें, अन्यथा फुटबॉल बने रहेंगे। जिनको फुटबॉल बनना है वो जाएं एनडीए और इंडिया में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें पुनः अपने पैरों पर खड़ी हुई, अपने पैरों पर चलती हुई बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। ये एक पुस्तकें आपके लिए एक मील का पत्थर, मार्गदर्शक साबित हों, यही इनकी उपयोगिता है। पर
इनमें जो विचार हैं ये भोथरे साबित होंगे, ये मिथ्या साबित होंगे अगर इनको धरती पर हम नहीं ले जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट कदम इन पे धरती पर उतारने का है। ये काम हुआ है और काफ़ी विरोध के बादल छटे हैं। हम अपनी प्रामाणिकता साबित करने में उत्तर भारत में कामयाब हुए हैं, अपनी साख को बचाने में कामयाब हुए हैं। तो नेक्स्ट कदम है कि हम मानवर कांशीराम जी के छोटे साधन से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के संकल्प को पूरा करने के लिए, तो मूवमेंट को रिवाइव करने के लिए जो बीज हैं, विचार बीज है, विचार बीज को धरती के फार्म हाउस में ले जाया जाए, नर्सरी बने और वहाँ से नई लीडरशिप का विकास हो। तो इस सपने के तहत, इस आशा उम्मीद के साथ मैंने अपनी कुछ बातें रखी हैं। मुझे अपराध बोध है कि मैंने ज़्यादा समय ले लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आयोजक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया। जय भीम, जय भारत।